सुबह का समय था। खेतों में हल चलने की आवाजें और पक्षियों का चहचहाने की आवाज आ रही। रघु अपने पुराने फटे कपड़ों में खेत में काम कर रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर दिल में उम्मीद थी। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब माँ के लिए रोज दूध, दही, फल फ्रूट होगा। बहन की शादी अच्छे घर में होगी। मैं भी खेत बेचने की जगह खूब पैसे वाला बनूंगा। लेकिन ये दिन तो कभी आता ही नहीं। हे भगवान, ये दिन कब आएगा मेरी जिंदगी में। वहीं पास में कुछ काम कर रही गांव की महिला रघु के पास आकर बोलती है। अरे रघु, कब तक अपने खेत को बचाएगा? उस कालू साहूकार ने तो 2 और किसानों की जमीन हड़प ली है। और रघु, तेरा भी कर्जा बढ़ता जा रहा है। कालू तेरे खेत पर भी नजर गड़ाए बैठा है। अरे काकी, जब तक ये हाथ चल रहे हैं मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है और मैं उस कालू को अपना खेत कभी नहीं छीनने दूंगा, चाहे फिर मुझे उससे लड़ाई मोल क्यों ना लेनी पड़े। काकी। हाँ रघु, तुम सही बोल रहे हो। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि कहीं वो कालू तुम्हारा खेत नहीं हड़प ले। वो कालू साहूकार है ही नीच इंसान। उसके अंदर दया धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ काकी, बोलने को तो तुम सही बोल रही हो। आखिर वो कालू साहूकार है ही ऐसा। ठीक है रघु, तो अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो गांव की औरत वहां से चली जाती है और रघु भी अपने घर आ जाता है। उधर रघु की माँ बीमार थी। बहन की शादी की उम्र निकल रही थी। रघु हर रोज मेहनत करता था, पर कर्ज कम नहीं होता। बेटा रघु, मेरे लिए दवाई ला दे। बहुत कमजोरी है और मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है। माँ, अभी मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, पर मैं आज नहीं तो कल तेरे लिए दवाई जरूर लाऊंगा। तू आराम कर माँ। इतना सुन ज्योति अपने भाई रघु से बोलती है। भैया, मैं भी कल तुम्हारी मदद करने साथ चलूंगी। नहीं ज्योति, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू तो बस घर पर ही रहे और माँ का अच्छे से ध्यान रख। पर भैया, तुमको भी तो किसी न किसी की मदद की जरूरत होती होगी। तुम अकेले इतना काम करते हो। अरे ज्योति, अकेले करता हूँ तो क्या हुआ, मैं सब कर लूंगा। तुम चिंता मत करो ज्योति। वहीं दूसरी ओर कालू साहूकार अपने घर में सोने के सिक्के गिन रहा था। कालू साहूकार गांव का सबसे अमीर लेकिन सबसे नफरत किया जाने वाला आदमी था। ये सिक्के मेरे लिए नहीं, मेरे राज के लिए हैं और मैं हूँ इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति। और जिस दिन पूरे गांव की जमीन मेरी होगी उस दिन मैं राजा बनूंगा और उन गरीब किसानों की मेहनत मेरे पैर की धूल के बराबरी भी नहीं रहेगी। पर जी, उस रघु का कर्ज बहुत बढ़ चुका है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो वो चुका सके। इतना कर्जा वो नहीं चुका पाएगा आपका। तो फिर मुझे उसके पास जाना होगा और अब उस गरीब रघु के खेत पर मेरा कब्जा होगा। जो कोई सपने देखता है उसे रोंदना मुझे आता है। पर जी, आप उस रघु को कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। बेचारा घर में अकेला ही है जो कमाता है और इसकी माँ भी बीमार है। उसको कुछ समय तो दे दीजिए। ठीक है, दे दूंगा थोड़ी बहुत समय और उसे। कालू साहूकार रघु के पास जाता है और बोलता है। रघु, ओ रघु, अब बहुत समय हो गया है। अब मुझे तू मेरे पैसे लौटा दे। साहूकार जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। इस बार की फसल अच्छी होगी तब मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा साहूकार जी। समय, वो तो गरीबों की सबसे बड़ी बीमारी है। जब देखो जब समय मांगते रहते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। ठीक है, मैं तुझे समय देता हूँ। नहीं दिया तो तेरी जमीन मेरी होगी और अगर फिर भी जीना चाहता है तो चुपचाप मेरे पैसे मुझे वापस लौटा देना। इतना बोलकर कालू साहूकार वहाँ से चला जाता है। भैया, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और फसल का कोई अता पता नहीं। फसल कैसी होगी भैया? अब आप इस कालू के पैसे कैसे देंगे? अरे ज्योति, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ देख लूंगा ज्योति। अगले दिन सुबह होती है।
रघु रोज की तरह खेत पर काम करने जाता है। तभी वहाँ पर कालू साहूकार आता है और बोलता है, क्यों रे रघु, क्या हुआ कि नहीं मेरे पैसों का इंतजाम, या फिर मेरे पैसे खाने का इरादा बना लिया है? देगा या नहीं? और अगर नहीं देना तो मुझे मना कर दे, जिससे कि मैं तेरे इस खेत पर कब्जा कर सकूं। सेठ जी, मैं आपसे बोला तो था कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं जैसे तैसे इंतजाम करके आपके पैसे लौटा दूंगा सेठ जी। देख रघु, मुझे कुछ नहीं पता और मैंने जितना समय देना था तुझे दे दिया। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए और मुझे जल्दी से मेरे पैसे लौटा दे, और मैं तुझे कुछ समय की मोहलत और देता हूँ। इतना बोलकर कालू साहूकार वहाँ से चला जाता है और रघु शाम होते ही अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ रघु बेटा, कुछ परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? माँ, वो कालू फिर से आया था आज सुबह खेत पर और बोल रहा था कि पैसे नहीं दिए तो खेत पर कब्जा कर लूंगा। कीड़े पड़े उस कालू के बच्चे के, हम गरीबों को चैन से भी नहीं जीने देता है। कभी किसी के खेत पर कब्जा करता है तो कभी किसी के घर पर। ऊपर वाला सब देख रहा है और उसके कर्मों की सजा भगवान उसको जरूर देगा बेटा। माँ, वह जैसा भी है पर हम पर उसके पैसे हैं, इसलिए हम उससे कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो क्या भैया, वह कालू आपको हमेशा ऐसे ही सुनाता रहेगा, या फिर भैया इसका मतलब यह हुआ कि वह कालू हमारे खेत को अपने कब्जे में ले लेगा? नहीं नहीं ज्योति, वह मेरा खेत है, मैंने उसमें बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं मेरा खेत किसी को नहीं दे रहा। पर बेटा रघु, तू पैसे लाएगा कहाँ से? ऊपर से ये घर का खर्चा, मेरी दवाई, इनका खर्चा, ज्योति की शादी की टेंशन, और तू अकेला दिन भर खेत में काम करता रहता है। तू अकेला क्या क्या करेगा बेटा? इससे अच्छा तो यह है कि तू उस खेत को किसी को बेच दे। माँ, यह तुम क्या बोल रही हो? उस खेत में मैंने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का फल मुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। मैं उस खेत को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता, चाहे फिर उसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, तू कुछ भी कर। अगले दिन सुबह होती है और रघु खेत पर जाने की बोलता है। ज्योति, मैं खेत पर जा रहा हूँ। खाना खा के जाना भैया। नहीं ज्योति, मैं आज खाना नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं है। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर रघु वहाँ से चल देता है और चलता चलता एक जगह रुककर बोलता है, अगर मैं खेत पर गया तो वो कालू साहूकार फिर से आ जाएगा और फिर से वही पैसे वाली बात को छेड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, आज खेत पे जाने की बजाय जंगल की ओर जाता हूँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत टहल लूँगा तो मन को शांति मिलेगी, यही सही रहेगा। इतना बोलकर रघु जंगल की ओर चल देता है और जंगल पहुंचकर बोलता है, यह क्या सुहाना मौसम है, आज तो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। आज जंगल जाकर दिल को तसल्ली मिल रही है, ना किसी की चूं-चूं, ना किसी का चिक-चिक, सिर्फ शांत वातावरण। ऐसा करता हूँ, थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ। रघु आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसको एक अजीब सी आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। अरे, ये किसकी आवाज है और पता नहीं कौन मदद के लिए पुकार रहा है। कौन हो तुम और किसको मदद चाहिए? यहाँ देखो, इधर मैं हूँ तोता, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए मेरी मदद करो कोई। रघु आवाज की दिशा में जाता है और देखता है, अरे, ये तो एक तोता है और यह बोलता भी है। अरे दोस्त तोता, क्या हुआ तुमको और ये चोट तुमको कैसी लगी है तोता? वो एक बाल ने मुझे खाने के लिए मुझ पे हमला कर दिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाई और मैं घायल हो गया। अरे दोस्त, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अगर वो बाज दोबारा आएगा
तो क्या पता तुम पे दोबारा हमला कर दे। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उधर रघु की बहन ज्योति अपनी माँ से बोलती है। माँ, शाम होने को है पर भैया अब तक नहीं आए हैं। इतना समय तो उनको कभी नहीं लगा, पता नहीं आज इतना समय कैसे लगा लिया। हाँ ज्योति, तू सही कह रही है, शाम होने को है और रघु अब तक घर नहीं लौटा है। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा। माँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं रघु भैया को खेत पर दिखाती हूँ कि भैया खेत पर है या नहीं। नहीं नहीं ज्योति, तू कहीं मत जा, क्या पता रघु को कुछ काम आ गया हो इसलिए वह लेट हो गया है। ठीक है माँ, मैं नहीं जाती हूँ कहीं। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कालू साहूकार आ जाता है। ओ बुढ़िया, कहाँ है तेरा वह बेटा रघु? कहाँ छुपा कर रखा है उसको? वह मेरे पैसे देगा या नहीं, या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा? पर कालू सेठ, मेरा बेटा घर पर नहीं है, वो आ जाएगा जब मैं उससे तुम्हारे पैसे की बात करूंगी। अरे बुढ़िया, तू झूठ क्यों बोल रही है? और वह तेरा बेटा रघु घर पर नहीं है तो कहाँ है? आज वह खेत पर भी नहीं आया। मैं गया था खेत पर उससे खेत पर मिलने, पर खेत पर भी नहीं था, तो फिर गया कहाँ है वो? पर भैया तो हमसे खेत की ही बोलकर गए कि खेत पर जा रहा हूँ काम करने। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पैसे ना देने पड़े इसलिए वो डर के भाग गया कहीं? नहीं कालू सेठ, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो जरूर किसी से पैसे की व्यवस्था करने गया होगा। देख बुढ़िया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बोल देना अपने उस बेटे से, वरना तेरे उस खेत पर मेरा कब्जा होगा। ठीक है ना बुढ़िया? अरे कालू सेठ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमें कुछ समय दे दो, मेरा बेटा तुम्हारे पैसे जल्दी से वापस कर देगा। देख बुढ़िया, मेरा दिमाग खराब मत कर, जो मैंने बोला है वह याद रख। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब मेरे पैसे चाहिए। इतना बोलकर कालू साहूकार वहाँ से चला जाता है। कीड़े पड़े उस कालू के, जब देखो जब आ जाता है हमें परेशान करने। मुंह उठा के गरीबों का तो इसने जीना हराम कर रखा है। आया बड़ा पैसे वाला और ऊपर वाला सब देख रहा है, और इसको इसके कर्मों की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो, बड़ा बदतमीज है यह कालू, बोलने की भी तमीज नहीं है, और तुमसे किस तरह बात कर रहा था। छोड़ो, जाने दो उस नालायक को, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। उधर तोता रघु से बोलता है। दोस्त, कहाँ है तेरा घर? दूर दूर तक देखता है पर उसको अपना गांव नजर नहीं आता है। क्या हुआ दोस्त, इधर उधर क्या देख रहे हो? मुझे लगता है मैं घूमता घूमता जंगल के बीचों बीच तक आ गया हूँ और अपने घर का रास्ता भटक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। क्या घर का रास्ता भूल गए हो? तो अब हम घर कैसे जाएंगे दोस्त? हमें कैसे भी गांव जाने का रास्ता ढूंढना होगा। रघु और तोता इधर उधर देखते हैं पर उनको कहीं से भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तभी उनको एक अजीब सी आवाज आती है। दोस्त, ये कैसी आवाज है? कहीं वो बाज मुझे फिर से खाने तो नहीं आ रहा है? अरे नहीं नहीं, यह बाज की आवाज नहीं, किसी और जानवर की आवाज है। तभी उनके सामने एक बंदर आ जाता है। अरे यह तो एक बंदर है, और मैं वैसे ही खामखा डर रहा था। हाँ, तोता बोला था ना मैंने कि यह बाज नहीं कोई और जानवर है, और वह कोई और नहीं बल्कि यह एक बंदर था। तुम दोनों क्या कर रहे हो इस जंगल में? अरे वाह, ये बंदर भी मेरी तरह बोलता है। अरे बंदर भाई, मैं जंगल घूमने आया था और ये भी तोता मुझे यहीं घायल मिला, और इसको मैं अपने घर ले जा रहा था, पर मैं अपने घर का रास्ता भूल गया,
इसलिए हम इस जंगल में भटक रहे हैं। ओ तो ये बात है। पर बंदर, हम तो रास्ता भटक गए थे और तुम क्यों घूम रहे हो इस तरह? बंदर उदास होकर बोलता है, मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। पर बंदर, तुम क्यों जंगल छोड़कर जा रहे हो? जंगल तो सबका होता है, जंगल कभी किसी एक का नहीं होता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, जंगल एक का नहीं होता है। इस जंगल पर सिर्फ एक का ही राह चलता है और वह है हमारे शेर। वह हमेशा ऑर्डर देते रहता है, कभी किसी से कुछ करवाता है तो कभी किसी से कुछ, और सारे जानवर उसकी बात मानते हैं और मैं उसकी कोई बात नहीं मानता, इसलिए उसने मुझे जंगल छोड़ने के लिए कहा है। ऐसा भी भला कोई करता है क्या? हाँ, उसके बारे में सुना तो मैंने भी है, पर मैं उस तरफ जाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं बंदर, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं रहना। पर मैं ऐसे कैसे तुम्हारे घर जा सकता हूँ? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, जानता नहीं हूँ तो जान जाऊंगा, और तुमको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सच में रघु, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ऐसे ही हर कोई किसी की भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, पर तुम मुझे बिना जाने अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। पर बंदर, तुम भला मेरे लिए कर क्या सकते हो? मैं जानता हूँ कि तुम एक गरीब व्यक्ति हो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस जंगल में नहीं आता। यहाँ जो भी आता है अपने मन की तसल्ली और शांति के लिए आता है, और तुम भी यहाँ इसलिए आए थे। हाँ बंदर, तुम सही बोल रहे हो। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोचा है और तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो या हमें मूर्ख बना रहे हो? क्या इरादा है तुम्हारा? मैं सच बोल रहा हूँ तोता, मैं भला तुमको क्यों मूर्ख बनाऊंगा? बंदर, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तोता और रघु बंदर के साथ चल देते हैं और चलते चलते जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं। अरे बंदर, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? रघु, मुझे तो लगता है ये बंदर हमसे झूठ बोल रहा है और हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। तोता, मैं तुमको जानता हूँ, तुम बहुत चतुर हो, पर मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ। और डरो मत, मैं तुमको छल से मारने नहीं ले जा रहा, बल्कि रघु की मदद करने के लिए ले जा रहा हूँ। बंदर उनको लेकर एक घने जंगल में झाड़ियों के पास पहुंच जाता है। बंदर, क्या हम पहुंच गए हैं? हाँ रघु, हम वहाँ पहुँचे हैं। और रुको, मैं उसको बुलाता हूँ। लोमड़ी बहन, ओ लोमड़ी बहन, बाहर आओ। तभी झाड़ियों के पीछे से चमकता हुई लोमड़ी आती है। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। ओहो दैया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये तो बिल्कुल सोने जैसा दिख रहा है। क्या ये सच में सोने की लोमड़ी है? हाँ तोता, सच में मुझे भी ये सपना ही लग रहा है। अरे नहीं, ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। और आँख खोल के देखो, ये ऐसी वैसी लोमड़ी नहीं, और ये कोई साधारण लोमड़ी नहीं है, बल्कि एक सोने की जादुई लोमड़ी है। क्या क्या? सोने की जादुई लोमड़ी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं हूँ शूरपंख, इस जंगल की रक्षक। मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ किसी का हक छीनने वाला हो, और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, इसलिए रघु, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रघु ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे ये लोमड़ी तो बोल भी सकती है। मैं सिर्फ बोल ही नहीं सकती, लड़ भी सकती हूँ, लेकिन मेरा जादू सिर्फ उसके लिए है जो सच्चे दिल से न्याय चाहता हो, और मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगी। क्या तुम तैयार हो? रघु, हाँ बोल दो, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। शूरपंख सबकी मदद करती है, तुम्हारी भी करेगी, इसलिए तो मैं तुमको शूरपंख के पास लाया हूँ। हाँ दोस्त, हाँ बोल दो, तुमने मेरी मदद की थी, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए ये जादुई लोमड़ी तुम्हारी मदद करेगी। मैं तैयार हूँ। मैं अपने खेत, अपने माँ, बहन और अपने सम्मान के लिए लड़ूंगा। अब तुम
अकेले नहीं हो रघु, अब तो तुम मेरे साथी हो। लेकिन याद रखो, हर शक्ति की एक परीक्षा होती है। मैं अपने खेत और परिवार के लिए कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। पर हम जाएंगे कहाँ? हाँ, पर हम जा कहाँ रहे हैं? तोता, रघु, बंदर और सूर्यपंख जंगल के बीचों बीच खड़े हैं। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन रघु की आंखों में उत्सुकता और डर का मिश्रण है। हम कहाँ जा रहे हैं सूर्यपंख? और ये जंगल तो बहुत अजीब लगता है। हाँ दोस्त, तुम सही बोल रहे हो। ये जंगल सच में बहुत अजीब है और रात का भी वक्त है। मुझे तो डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। हाँ रघु, सूर्यपंख सही बोल रही है। तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रघु, यह जंगल तुम्हारे सामने एक परीक्षा का रूप है। रघु, यहाँ से होकर तुम्हें अपनी सच्ची ताकत का पता चलेगा। क्या तुम चाहते हो अपनी जमीन, अपना घर या फिर अपनी आत्मा को बचाना? मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे लिए सब कुछ है। मुझे ये नहीं खोना। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है साथियों, तो चलो मेरे साथ। वे सब जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते उनको सुबह हो जाती है और वे सब एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और सूर्यपंख बोलता है, रघु, तुम्हें परीक्षा देने का समय आ गया है। तैयार हो जाओ रघु। तुम्हें इस दरवाजे के पार एक अलग दुनिया है जहाँ तुम्हें अपनी असली परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इस यात्रा में सफल हो गए तो तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति होगी। लेकिन याद रखना, कालू साहूकार तुमसे पहले वहाँ पहुँच चुका है। दोस्त, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ रघु, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। रघु के चेहरे पर संकल्प की लहर दौड़ जाती है। वह सब सूर्यपंख के साथ उस दरवाजे से होते हुए एक अज्ञात दुनिया में कदम रखते हैं। तोता, बंदर, रघु और सूर्यपंख एक रहस्यमयी बर्फीली घाटी में पहुंचते हैं, जहां उन्हें सामना करना पड़ता है 3 कठिन चुनौतियों का। हर चुनौती उनके साहस, बुद्धिमत्ता और विश्वास की परीक्षा होगी। पहले ही मुकाबले में रघु को अपनी अंतरात्मा से लड़ाई करनी होगी और यह उसे उस दुनिया से बाहर निकालने में मदद करेगा। अरे, ये तो सच में एक अलग ही दुनिया लग रही है। इतने अच्छे बर्फीले पहाड़ हैं। हाँ, सच में ऐसी दुनिया तो मैंने भी सपने में भी नहीं देखी। बहुत सुंदर है। हाँ, जितनी सुंदर दिख रही है उतनी ही डरावनी भी है। क्या डरावनी? ये तुम क्या बोल रही हो सूर्यपंख? तो तुम हमें डरावनी जगह क्यों लाई हो? यहाँ कोई भूत तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको सब सच पता चल जाएगा। आगे देखते जाओ। और रघु, तुम्हें परीक्षा देने का समय आ गया है। तुम्हें हर चुनौती का डट के सामना करना होगा बिना डरे। मैं हर एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ सूर्यपंख। रघु और सूर्यपंख उस बर्फीली घाटी में खड़े हैं, जहां चारों ओर सफेद बर्फ और अंधेरा फैला हुआ है। अचानक एक गहरी आवाज गूंजती है, जैसे किसी बड़े दानव का बोलना। अरे, ये इतनी डरावनी आवाज किसकी है? मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये तो बहुत डरावनी आवाज लग रही है, जैसे किसी राक्षस की आवाज हो। सावधान रहना होगा हमें। तुम यहाँ क्यों आए हो रघु? क्या चाहिए तुमको? रघु और सूर्यपंख चौंकते हैं। रघु की आंखों में डर था, लेकिन वह डरता नहीं है और बोलता है, मैं अपनी जमीन, अपने परिवार और अपने गांव के लिए लड़ने आया हूँ। मुझे अपनी ताकत और अपने सपनों का रास्ता जानना है। मैं डरता नहीं। क्या तुम सच में अपने दिल की आवाज सुन सकते हो? हाँ, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वह आवाज बंद हो जाती है। अरे वाह, ये आवाज तो बंद हो गई। सच में खामखा डर रहा था मैं। ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है रघु। तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जूझना होगा। यहाँ जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो तुम्हारी डर और संदेह की है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद के भीतर है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी ताकत तुम्हें मिल जाएगी। वे सब आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक रघु के सामने एक धुंधली आकृति उभरती है। ये आकृति रघु की माँ की तरह दिखाई देती है। बेटा रघु,
तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए क्यों समर्पित किया है? तुम खुद के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो? खुद के लिए जीना सीखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी अपने ख्वाबों को हासिल कर पाओगे? रघु का दिल बुरी तरह धड़कने लगता है, लेकिन वह समझता है कि यह केवल उसके भीतर का डर है। वह नजरें दृढ़ करता है और अपने डर का सामना करता है। माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करूँगा। मैं खुद के लिए जीने की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी अपने कर्तव्यों से मुँह नहीं मोड़ूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। यह तुम्हारी पहली परीक्षा थी रघु। अब तुम एक कदम और आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारा डर अब तुम्हारा साथी नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी शक्ति बनेगा। वाह रघु, तुमने अपनी पहली चुनौती जीत ली। सच में तुम निडर व्यक्ति हो, जो खुद के बारे में कम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो। अरे मेरा दोस्त रघु है ही इतना अच्छा, मैं सबके बारे में सोचता है। रघु की आंखों में एक नई चमक आ गई थी और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। वह अब ज्यादा दृढ़ और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। रघु, रघु, बेटा रघु, कहाँ हो तुम बेटा? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? कोई बुरा सपना देखा क्या माँ? हाँ ज्योति, मैंने सपने में रघु को देखा और मैं मुझे पुकार रहा था। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा और किस हाल में होगा। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की रक्षा करना। माँ, रघु भैया को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर कालू साहूकार आ जाता है और बोलता है, अरे बुढ़िया, कहाँ है तेरा बेटा रघु? कहाँ छुपा कर रखा है, या फिर गांव छोड़कर चला गया? सच सच बता, कहाँ है तेरा बेटा? सेठ जी, हमें भैया का कुछ अता पता नहीं है और माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए माँ से आप इस तरह बात मत कीजिए और भैया जब आएंगे हम उनको आपके पास भेज देंगे। हाँ ठीक है, भेज देना उसको, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तू? अब जाता हूँ मैं। अब रघु और सूर्यपंख को दूसरी चुनौती का सामना करना होगा, जिसमें उन्हें अपने निर्णय लेने की शक्ति और साहस को परखना होगा। रघु, इस बार यह चुनौती और भी जटिल होगी और तुमको न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद करनी होगी। मैं दूसरी चुनौती के लिए तैयार हूँ। रघु और सूर्यपंख सब मिलकर आगे पहुँचते हैं और सूर्यपंख बोलता है, यह है न्याय की परीक्षा रघु। इस बार तुम्हें फैसला लेना है, ऐसा फैसला जिसमें तुम्हें खुद को या किसी और को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन जो तुम चुनोगे वही तुम्हारी असली पहचान तय करेगा। तभी एक पेड़ से आवाज आती है और रघु को देखकर वह पेड़ बोलता है, रघु, क्या तुम अपने खेत और गांव वालों की मदद करना चाहते हो? पेड़ की आवाज सुन तोता बोलता है, अरे मैया, ये तो एक पेड़ है और ये तो हमारी तरह बोलता भी है। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। हाँ, मैंने भी पहली बार देखा है एक पेड़ को बोलते हुए। सच में ये जंगल तो एक अलग ही जंगल है। पेड़ की सुन रघु बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। जब मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ तो मैं अपने खेत और गांव के बचाकर ही रहूँगा। तो तुमको मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। मैं तुम जो बोलोगे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो तुमको एक ऐसा काम करना होगा जो तुम अपने खेत और पूरे गांव को बचा सकते हो, और तुम्हारे पास एक मौका है कुछ करने का। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें किसी की जान लेनी होगी। क्या जान? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। मुझसे ये काम नहीं होगा। देख रघु, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करना तो होता है, और तुमको उस कालू की जान लेनी होगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और वैसे ही रह लूँगा, पर अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं लूँगा। तो क्या तुमको अपना खेत नहीं बचाना? मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, मैं खेत बिना रह सकता हूँ, पर किसी की जान नहीं ले सकता, फिर चाहे वो कालू हमारे साथ कितना भी गलत करे। रघु, तुमको जो सही लगे तुम वही करो और बिना डरे हिम्मत से काम लो। अगर मेरी गलती से कोई निर्दोष मरे
तो मैं वो बोझ नहीं उठा सकता। हाँ हाँ रघु, तुम सही बोल रहे हो। अपने फायदे के लिए किसी की जान लेना उचित नहीं होता। हाँ दोस्त, तुमने एकदम सही फैसला लिया है। ये सब सुन पेड़ बोलता है। रघु, सच में तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। तुमने अपने जीवन के बारे में नहीं बल्कि दूसरे के बारे में सोचा है और न्याय को चुना है। यही है सच्ची परीक्षा। असली दोषी तो वो कालू है, लेकिन तुमने अपने खेत गांव वालों की ना सोच के किसी की जान के बारे में सोचा और अपने खेत का बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। यही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। अब तुम और मजबूत हो चुके हो रघु। अब सिर्फ एक परीक्षा बाकी है, सबसे कठिन लालच के विरोध युद्ध, और तुम्हारा दुश्मन कालू साहूकार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। पर रघु तो कहीं और ही सोच में था। क्या हुआ दोस्त, इतनी गहरी सोच में हो? आखिर क्या सोच रहे हो? तोता, वो मैं माँ और ज्योति के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उनको कुछ भी बता के नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। उनको मेरी चिंता हो रही होगी, पता नहीं वे दोनों ठीक होंगे या नहीं। तुम टेंशन मत लो, उनको कुछ नहीं होगा। वे दोनों ठीक होंगी और घर पर सही सलामत होंगी। तुम जो कार्य करने आए हो उसका पूरा करो। हाँ रघु, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी माँ और बहन ठीक होंगी। तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। अगर ये तुमने कर दिया तो आगे तुमको कभी किसी की दिक्कत नहीं होगी। अपने छोटे से परिवार के साथ खुश रहोगे। हाँ दोस्त, बंदर सही बोल रहा है। तुम जो करने आए हो उसमें ध्यान दो। उधर रघु की बहन अपनी माँ से बोलती है। माँ, रघु भैया का अब तक कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है। मुझे तो अब डर लग रहा है। माँ, भैया ठीक तो होगा ना माँ? हाँ ज्योति, तू सही बोल रही है। पता नहीं मेरा बेटा रघु अब तक घर नहीं लौटा है। कहीं उस घमंडी कालू ने मेरे बेटे को कुछ कर तो नहीं दिया। क्या पता ये सब उसका ही किया धरा हो। हाँ माँ, क्या पता उस घमंडी कालू का ये सब उसका ही किया धरा हो। हे भगवान, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसको सही सलामत रखना। अपनी कृपा उस पर हमेशा बनाए रखना भगवान। उधर सूर्य पंख रघु से बोलता है। चलो रघु, अब तुमको उस रहस्यमयी जगह पर ले जाया जाए जहाँ कालू साहूकार ने जादुई शक्तियाँ हासिल कर ली है, और वहाँ होगा उनका आमना सामना। बे सब और आगे चलते जाते हैं तो उनको एक रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है। अरे, ये तो एक गुफा नजर आती है। हाँ, ये गुफा ही है रघु। ये है कालू साहूकार का नया संसार। उसने लालच की दुनिया को जादू से जोड़ लिया है और वह इसलिए ही अमीर हो गया है। तो अब वक्त आ गया है उस कालू को रोकने का, जिसने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। बे सब गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कालू साहूकार गुफा के बीचों बीच बैठा है और हाथ में एक चमकता अमूल्य पत्थर का टुकड़ा था। अरे, क्या ये ही है दोस्त वो पाखंडी कालू साहूकार जो तुमसे तुम्हारे खेत को छीनना चाहता है और गांव वालों को जीना मुश्किल कर रखा है इसने? हाँ तोता, यही है वो कालू जिसने हम गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। लो, आ गया किसान रघु। पहले तुझे अपना खेत चाहिए था, अब तू दुनिया बदलने चला है। मुझे खेत भी चाहिए और इंसाफ भी। तूने लोगों की जिंदगियों को खरीदा, अब तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तूने हमको और सब गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया, पर अब नहीं, अब बहुत हुआ। मुझे रोकने के लिए तुझे चमत्कार चाहिए, और वो चमत्कार तुझसे पहले मैंने हासिल कर लिया। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। रघु, अब वक्त है अंतिम परीक्षा का, लेकिन ये शक्ति तेरे भीतर से निकलेगी, जादू से नहीं, आत्मबल से। रघु कालू के सामने खड़ा होता है। कालू की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी कालू उस पत्थर से एक जादुई वार करता है। रघु गिर जाता है। देख बे रघु, तुझ जैसे गरीब किसानों की ताकत यहाँ नहीं चलती। हमारी ताकत खेतों से आती है और खेतों से ही अनाज, जीवन और न्याय निकलता है। मैं झुकूंगा नहीं। रघु,
अब तुझे साहस और न्याय दोनों को दिखाना है और अब शुरू हो गया है अंतिम युद्ध लालच और सच्चाई के बीच। हाँ रघु, हम तेरे साथ हैं, तुझे डरना नहीं है, दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला करना है। हाँ दोस्त, और इस कालू के कर्मों की सजा तुमको देनी है, डरना नहीं है दोस्त। कालू साहूकार अपने हाथ में लिए उस जादुई पत्थर के द्वारा अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार खड़ा था और सामने सूर्यपंख खड़ा है। रघु, तू एक गरीब किसान है, तेरी औकात क्या है मुझसे लड़ने की? मैं अब केवल धनपति नहीं, जादू का स्वामी हूँ। तेरे पास जादुई पत्थर है, मेरे पास सच है। तूने लोगों से जमीन छीनी, मैंने जमीन को सींचा, और तूने आत्मा बेची, मैंने आत्मा जगाई है। रघु, असमय है, वो मंत्र बोलो जो मैंने सिखाया था। धैर्य से बड़ा हुआ कोई अस्त्र नहीं। ये सुन रघु मंत्र का प्रयोग करता है। धैर्य, न्याय और त्याग, यही है जीवन का यथार्थ। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, तुझ जैसे किसान में इतनी शक्ति। कालू अपने जादुई पत्थर से रघु पर वार करने लगता है। तभी सूर्यपंख अपने जादू से उसके जादू को भस्म कर देता है। ये शक्ति मेरे खेतों से आई है, उन हाथों से जिनमें दरारें हैं पर इरादे चट्टानों जैसे हैं। मैं हार गया, मेरी दौलत, मेरा जादू, सब कुछ हार गया। मुझे माफ कर दे भाई रघु, मुझे मारना मत। अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे माफ कर दे रघु। तेरी हार दौलत से नहीं, तेरे स्वभाव से हुई है। लालच कभी जीता नहीं करता, वो खुद को खा जाता है। और तूने अपनी गलती मानी है तो मैं तुझे माफ करता हूँ, पर याद रखना, दोबारा किसी गरीब को परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम मुझे इस गांव से ही निकाल देना। आखिर रघु, तुमने कालू साहूकार को सबक सिखा ही दिया। मेरे दोस्त, मान गया मैं तुझे। हाँ रघु, तुझमें बहुत हिम्मत है, तुमने सच्चाई का साथ दिया, सत्य को चुना। सच में तुम बहुत नेक व्यक्ति हो। ये सब तुम सबकी वजह से पाया है, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता। धन्यवाद तुम तीनों का, तुमने मेरी बहुत मदद की, मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम एक सच्चे, ईमानदार और भले व्यक्ति हो। तुम्हारी मदद करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। तुम बस इसी तरह आगे भी सच्चाई के रास्ते पर चलना रहो। अब हम चलते हैं, कभी जरूरत पड़े तो याद करना। हाँ दोस्त, अब हम चलते हैं। ठीक है, और एक बार दिल से धन्यवाद तुम्हारे लिए। वे तीनों चले जाते हैं। रघु अपने घर आ जाता है। रघु को देख उसकी बहन बोलती है, माँ भैया आ गया। माँ भैया आ गया बेटा। तू कहाँ था? तुझे पता है हम कितना परेशान हो गए तुझे लेकर। रघु अपनी माँ को सब कुछ बताता है। अच्छा किया रघु, तूने उस कालू को सबक सिखाकर। हाँ भैया, वो कालू इसी लायक था, ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ, और अच्छा हुआ उसके साथ। रघु ने लालच, भय और अन्याय के खिलाफ सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। एक गरीब किसान जिसके पास न धन था न शक्ति, लेकिन था सच, साहस, न्याय और धैर्य। उसका साथी सूर्यपंख एक जादुई लोमड़ी अब सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि गांव के आकाश का प्रहरी बन चुका था।